नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर क्या हुआ कि अगले एपिसोड में। और ये एक क्राइम स्टोरी है। ये क्राइम स्टोरी जो है ये कुछ समय पुरानी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर कहानी पुरानी हो तो हमें सबक नहीं दे सकती। ये कहानी बहुत ही मार्मिक है। किस तरह से हमारा जुडिशरी सिस्टम फेल हुआ एक सिस्टर को न्याय दिलाने में, किस तरह से हमारे जुडिशरी सिस्टम में जो लूप होल होते हैं, जो पंचर होते हैं, उन्हें एस्केप रूट बना करके कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं। क्राइम करने से डरते नहीं हैं, उनको खौफ नहीं रह जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा संविधान, हमारा जो कानून है वो इसकी क्या सज़ा हमको देगा, क्योंकि उनको पता होता है कि यार कुछ ना कुछ एस्केप रूट तो हमें निकल ही जाऊँगा। चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आने पर कमेंट कीजिए आप कहाँ से कहानी सुन रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये एक फीमेल की कहानी है, एक बहन है, उनकी कहानी है। इस कहानी से सबक लेकर के हमारे घरों में भी बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो कि सजग हो सकती हैं, सतर्क हो सकती हैं। चलिए बिना कोई देरी किए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है प्रियदर्शनी जी की, प्रियदर्शनी मट्टो। जी हाँ, मट्टो जैसा नाम है, आपको पता ही होगा कि जो मट्टो कास्ट के लोग होते हैं सरनेम वाले, ये बेसिकली कश्मीरी पंडित होते हैं। जब जेनोसाइड हुआ था कश्मीर में, नरसंहार, तो वहाँ से कश्मीरी पंडित भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आए, अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना नया घर, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत में, अपनी नई ज़िंदगी की तलाश में आए थे। तो ये उन्हीं में से एक की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रियदर्शनी मट्टो जो थी ये कश्मीर से थी, और जैसे कि कश्मीर में जेनोसाइड्स हुए थे उसके बाद इनका परिवार आया था भाग करके, और काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी ब्लंट थी, काफ़ी मोटिवेटेड रहती थी ज़िंदगी को लेकर के। इनका नज़रिया बहुत सकारात्मक था और ये लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थी। तो जो प्रियदर्शनी जी थी, इन्होंने सबसे पहले अपना बीकॉम कंप्लीट किया जम्मू से, क्योंकि कश्मीर से जम्मू शिफ्ट होना पड़ा था। उसके बाद वो दिल्ली आई आगे की पढ़ाई यानी कि एमकॉम और एलएलबी करने के लिए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी वकील बनना चाहती थी। दिल्ली में शुरुआत में उन्होंने, जैसे कि हर कोई कहीं बाहर राज्य से आता है तो अलग अलग जगहों पे रहता है, तो पहले उसने रिलेटिव्स के रही, कुछ हॉस्टल्स में रही, अलग जगह रही थी। लेकिन जो उनके फादर थे, उन्होंने कुछ टाइम के बाद, जिनका नाम था चमनलाल मट्टू, उन्होंने एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को एनपीओ बोलते हैं, उसमें एज अ चेयरमैन दिल्ली में ज्वाइन कर लिया, और उनकी पूरी फैमिली वसंत कुंज में शिफ्ट हो गई। प्रियदर्शनी जी की मदर थी राजेश्वरी मट्टू, वो एक प्रिंसिपल थी। इनकी जो पूरी फैमिली थी ना, वो एक वेल एजुकेटेड और मिडिल क्लास वैल्यूज़ वाली, अपर मिडिल क्लास वैल्यूज़ वाली एक अच्छी फैमिली थी, जो कि 1996 से आया। उन्होंने अपना 5 सेमेस्टर पूरे करके 6ठे सेमेस्टर में कदम रखा। जैसे मैंने आपको बताया था कि उनका सपना था कि वो एक बहुत अच्छी और फेमस लॉयर बने, तो वो अपने सपने की ओर अग्रसर थी। और उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी थी कि उनको देख करके लगता था यार शी इज़ द लेडी विथ सम गट्स, जो कि अपने लिए कुछ बोल सकते हैं, जैसे कि आपने वकीलों को देखा होगा। प्रियदर्शनी अपने पढ़ाई को लेकर के बहुत फोकस थी, बहुत कॉन्फिडेंट थी, और बहुत खुशी से अपनी आगे की पढ़ाई कर रही थी। और वहीं दूसरी तरफ था संतोष कुमार सिंह, ये भी लॉ स्टूडेंट ही था, और इस बंदे ने 1994 में ही अपनी एलएलबी कंप्लीट कर ली थी। लेकिन फिर भी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद भी पता नहीं क्यों वो बार बार अपने कैंपस में आता था, कैंपस विजिट करता था। तो ये जो था, ये अपनी बुलेट से आता था कॉलेज में, और उस टाइम पे बुलेट होना बहुत रेयर था, क्योंकि वो ज़माना दौर अलग था। सो पैसे वाले की औलाद थी भाई, और इसकी गाड़ी का नंबर था DL1 SE1222। काफ़ी फेमस था ये बंदा अपने कॉलेज में। और जो संतोष था इतनी चौड़ में इसीलिए रहता था, इतने पैसे वाला था, क्योंकि जो उसके फादर थे वो एक IPS ऑफिसर थे, वो भी बहुत सीनियर थे, जिनका नाम था JP सिंह। और जब वो रिटायर हुए तो वो जॉइंट कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस के पद पर रिटायर हुए। अब आप सोचिए कि इतने बड़े पावरफुल और प्रभावशाली व्यक्ति का वो बेटा था। तो हुआ क्या कि जो संतोष था ये कॉलेज के चक्कर मारता था, तो इसकी एक दिन नज़र पड़ गई प्रियदर्शनी पे, और प्रियदर्शनी इसे पहली नज़र में पसंद आ गई। मतलब एक तरह से ये प्रियदर्शनी को लट्टू हो गया, और इसने ये बात प्रियदर्शनी को बताई। लेकिन प्रियदर्शनी ने साफ साफ कह दिया कि नहीं, मेरी ऐसी कोई फीलिंग नहीं है तुम्हें लेकर के, मैं अपने काम को लेकर के, अपने पढ़ाई को लेकर के बहुत फोकस्ड हूँ, सो आई डिनाई इट। ये जो रिजेक्शन था
इस रिजेक्शन को एक्सेप्ट करने की बजाय जो संतोष था ये उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाया और इस रिजेक्शन को उसने अपना ऑब्सेशन बना लिया। उसके बाद फिर हर रोज़ कॉलेज आना, प्रियदर्शनी के पीछे पीछे घूमना, उसके रूटीन को ऑब्जर्व करना, उसको फॉलो करना, पीछे से कुछ बोलना, उसको घूरना, बस ये ना उसका एक पैटर्न सा बन गया था, उसका नित्य कर्म बन गया था। और सोचिए कि एक लड़की है जो कि अपने करियर को लेकर के इतना फोकस्ड है, जो कि लाइफ में कुछ बनना चाहती है, और दूसरी ओर एक आईपीएस अधिकारी का बेटा है जो कि स्पॉइल्ड है और दोनों की रहन सहन अलग, दोनों का सब कुछ अलग था। तो यहाँ पर अच्छा ये होता कि लड़के ने और लड़की ने आपस में समझना चाहिए था। लड़की तो समझती थी, लड़के ने समझना चाहिए था सी दिस इज़ नॉट माई टाइप ऑफ थिंग। लड़के ने यहाँ पर जो रिजेक्शन है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। उसने समझ जाना चाहिए था कि ये लड़की नहीं, भाई अगर कोई मतलब ये सीधी सी बात है, कहावत है, कहता है नो मीन्स नो। ये लड़का अगर समझ जाता तो चीज़ें बहुत अलग होती आज। साल आया 1995 तक इस लड़के ने, संतोष ने प्रियदर्शनी को इतना परेशान कर दिया था कि इसकी ज़िंदगी एक चलता फिरता नाइटमेयर बन चुकी थी। जो संतोष था ये प्रियदर्शनी का कॉलेज में, इधर उधर, बाज़ार में, हर जगह पीछा करता था और तो और उसके घर के आसपास भी इसे कई बार मंडराते हुए देखा गया। 25 फरवरी 1995 ये प्रियदर्शनी थी, अपनी मारुति कार से कॉलेज अप डाउन करती थी। तो एक कार चला करके जब घर पहुंची तो संतोष ने उनका पीछा किया और रास्ते में उनकी कार को रोकने की कोशिश की, बीच बाज़ार में उसे रोकने की कोशिश की। इस बात को लेकर के प्रियदर्शनी बहुत गुस्सा हो गई और वो आर.के. पुरम पुलिस स्टेशन गई और उसने तुरंत एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करवाई। और जो पुलिस वाले थे उन्होंने संतोष को बुलाया और उससे एक रिटर्न फॉर्म में ले लिया, लिख करके कि आगे चल के भविष्य में वो कभी भी प्रियदर्शनी को परेशान नहीं करेगा, उसके आसपास भी नहीं भटकेगा। लेकिन क्या आपको लगता है क्या एक लेटर लिखने से ये रुकता? तो आगे सुनिए। डेट आई 16 अगस्त 1995। ये जो संतोष था ये प्रियदर्शनी को फॉलो करता हुआ उनके घर तक पहुंच गया और घर का दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लग गया, हल्ला मचाने लग गया और ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उस समय क्या थी, बेचारी जो प्रियदर्शनी थी वो घर पे अकेली थी तो काफ़ी डर गई। उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया कॉल करके, फिर से वही हुआ, पुलिस वाले आए, संतोष को लेके गए पुलिस स्टेशन उठा करके और फिर वही रिटर्न एप्लीकेशन लिखा और कुछ समय बाद उसको छोड़ दिया। अब आप सोचिए कि अगर 2 बार बैक टू बैक वो ऐसा कर सकता है तो उसके पहले वाले रिटर्न एप्लीकेशन की लिखने की वैल्यू क्या थी। लेकिन पुलिस वालों को वैसे पता था कि भाई हाँ जेपी सिंह जी का बेटा है तो ठीक है। थोड़ा सा उसके लिए कानून की या जो चीज़ें थी वो स्लो हो गई थी, सॉफ्ट हो गई थी। अब इसके बाद डेट आती है 27 अक्टूबर 1995। प्रियदर्शन ने उसके फादर कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलने के लिए गए ताकि ये जो संतोष वाला चैप्टर था ये बंद हो सके प्रियदर्शनी की लाइफ में और वो फोकस कर सके अपनी आगे की पढ़ाई पे। और उनको डायरेक्ट किया गया कि वो डीसीपी यूएनवी राव जी हैं, उन्हें जा करके मिले और अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताए। अब ये चीज़ इतनी एस्केलेट हो चुकी थी, इसीलिए दिल्ली पुलिस ने एक पर्सनल पुलिस पर्सन को प्रियदर्शनी की हेल्प के लिए, उनके सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट किया, जिनका नाम था राजेंद्र सिंह। अब सोचिए यार कि एक लड़की है जो अपनी लाइफ में पढ़ना लिखना चाहती है, लाइफ में कुछ बनना चाहती है, वो अपनी नॉर्मल रूटीन के लिए, नॉर्मल लाइफ के लिए एक पुलिस वाले पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा घटिया मानसिकता का स्टॉकर है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है और जिसने उसका जीना हराम करके रखा है। एक्शन किसके खिलाफ लेना चाहिए था और किस बेचारी को चीज़ें झेलनी पड़ रही थी। अपडेट आती है 6 नवंबर 1995। संतोष ने यहाँ पर भी नहीं रुका। संतोष ने क्या किया कि इसने ज़बरदस्ती कैंपस के अंदर जा करके प्रियदर्शनी का हाथ पकड़ा ज़ोर से। फिर एक और कंप्लेन लिखी गई थी पुलिस स्टेशन मॉरिस नगर में, FIR नंबर 129/95 अंडर सेक्शन 354 IPC। और जो संतोष था उसको पुलिस वालों ने फिर से पकड़ा, लेकिन इस बार उससे एक बॉन्ड भी लिखवाया गया कि मगर फ़ायदा क्या था, फ़ायदा कुछ था ही नहीं, तो उसे एक बॉन्ड के आधार पर उसे उस समय छोड़ दिया गया। अब डेट आई 30 अक्टूबर 1995। उसने उस कॉलेज में, यानी कि संतोष ने उस कॉलेज में एक एप्लीकेशन भेजी कि जो प्रियदर्शनी है वो एक साथ 2-2 डिग्रीज परस्यू कर रही है, MCOM भी और LLB भी, खाली प्रियदर्शनी को परेशान करने के लिए। इस बात को लेकर के जो यूनिवर्सिटी के डीन थे बीबी पांडे जी, उन्होंने प्रियदर्शनी को एक नोटिस भेज दिया कि भाई आप ये अलाउड नहीं है हमारे कॉलेज में 2-2 एक साथ डिग्री परस्यू करना, आप कैसे कर रही हैं।
और उनके 5th सेमेस्टर का रिजल्ट था उसे भी टेम्पररी रोक दिया गया। तो यहाँ पर प्रियदर्शनी ने अपना बयान दिया कि उसने 1991 में ही अपना एमकॉम पूरा कर लिया है और अब वो सिर्फ और सिर्फ LLB कर रही हैं। अब सोचिए कि इतनी पुलिस कंप्लेन हुई थी, इतनी FIR हुई थी, बॉन्ड तक साइन किया, उसके बाद भी लेकिन जो संतोष था उसका व्यवहार नहीं बदला। डेट है 23 नवंबर 1996। सुबह सुबह का टाइम था। प्रियदर्शनी अपने पेरेंट्स के साथ गाड़ी में निकली थी क्योंकि उनके पेरेंट्स को 30,000 कोर्ट में एक सिविल डेट लगी थी उनकी, उसको अटेंड करना था। अब प्रियदर्शनी ने कोर्ट में उन्हें 10:15 बजे के आसपास ड्रॉप किया। फिर उसके बाद उनको ड्रॉप करने के बाद वो अपने कॉलेज के लिए निकल गई। अक्सर क्या होता था कि उनके साथ उनका जो राजेंद्र सिंह था, वो जो पर्सनल पुलिस वालों ने प्रोवाइड करवाया था सिक्योरिटी, वो रहता था। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि वो जो PSO था वो लेट आया और सीधे वो लॉ सेंटर में पहुंचा, जहां कोर्ट में अपनी मॉम डैड को ड्रॉप करने के बाद प्रियदर्शनी जाने वाली थी। और उसने राजेंद्र सिंह ने संतोष को अपनी वही बुलेट में कैंपस के आसपास घूमते हुए देखा और प्रियदर्शनी अपने कॉलेज में गई, पहुंची। 11:15 से 12 बजे की उनकी क्लासेस थी, उन्होंने वो अटेंड की, क्लासेस कंप्लीट हुई और उसके बाद वो गई 30,000 कोर्ट ये देखने के लिए कि उनके जो माँ बाप हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो कोर्ट में हैं भी या नहीं, या उनका हो गया है, उनकी डेट लग चुकी है। लेकिन तब तक क्या था कि उनके जो पेरेंट्स थे वो पटियाला हाई कोर्ट अपने एडवोकेट के साथ निकल चुके थे। मतलब उनका वहाँ का काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका था और वो आगे बढ़ चुके थे। उसके बाद उनके फादर को कोई मीटिंग, ऑफिशियल मीटिंग अटेंड करनी थी, इसलिए वो सफदरजंग गए थे और उनकी जो मदर थी वो वहाँ से एम्स हॉस्पिटल चली गई थी। और टाइम हो गया था 1:45, लगभग 1:30 से 2 के बीच में। जो प्रियदर्शनी जी थी वो अपने घर पहुँच गई और उसने जो PSO थे राजेंद्र सिंह जी, उनसे कहा कि आप अभी चाहिए, आप शाम को 5:30 बजे आइएगा। और उनका जो होम हेल्पर था वो अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए एक सफदरजंग में कर्नल थे, कर्नल SK धार, उनसे मिलने के लिए चला गया। मतलब ये जो टाइम था 1:45 से लेकर के शाम को 5:30 बजे तक, तो जब तक राजेंद्र सिंह वापस नहीं आते, इस टाइम पे ये जो प्रियदर्शनी थी, शी वॉज अलोन एट हर होम। और 4:45 PM के आसपास एक उनके नेबर थे कुक्कुस्वामी, उन्होंने संतोष को, जो संतोष था उसके हाथ में एक हेलमेट था, उसे हेलमेट के साथ उस घर के मेन डोर पे खड़ा देखा था। ही वॉज अ विटनेस। और टाइम हुआ अब 4:55। जो उनका डोमेस्टिक हेल्पर था वीरेंद्र, वो वापस आया और मेडिसिन लेने और डॉग को, जो उनके घर पे एक डॉग भी था, उसको वॉक कराने के लिए वो चले गया। और कुछ बोल सकते हैं कि 4:45 या 50 से लेकर के 5:15 ऐसा एक टाइम गैप था जिसमें घर पे जो प्रियदर्शनी थी वो बिल्कुल अकेली थी। और वहाँ पर एक सिक्योरिटी एडवाइज़र थे जो कि गेट पे थे, आलूवालिया, जयदीप आलूवालिया। उन्होंने भी इस संतोष को प्रियदर्शनी के घर के आसपास देखा था। और एक एडवोकेट थे OP सिंह, वो भी विटनेस थे, जिन्होंने 5:30 के आसपास इस संतोष को देखा था, जो कि पार्किंग एरिया से निकलते हुए वसंत कुंज की तरफ जा रहा था। तो इतने लोगों ने संतोष को वहाँ पर प्रियदर्शनी के घर के आसपास देखा था। तो होता क्या है, 5:30 बजता है, जैसे कि प्रियदर्शनी ने कहा था राजेंद्र सिंह जी से कि आप 5:30 बजे के आसपास आना। तो यहाँ पर 5:30 बजे राजेंद्र सिंह जी आते हैं विद कांस्टेबल देव कुमार और वो घंटी बजाते हैं। तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, फिर दरवाज़ा कौन खोले। तो फिर जो पीछे साइड से डोर था, बैक डोर था, तो जो राजेंद्र सिंह जी होते हैं बैक डोर से जाते हैं और फिर उस डोर को भी नॉक करते हैं, तो लेकिन वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो उनका ध्यान जाता है कि जो दरवाज़ा है वो हल्का सा खुला हुआ है, तो वो एक ज़ोर से झटका मारता है तो दरवाज़ा पूरी तरह से खुल जाता है। और जैसे ही वो अंदर घुसते हैं, वो प्रियदर्शनी की जो बॉडी थी वो डबल बेड के नीचे थी और ये दोनों जो थे कांस्टेबल, ये फटक से जाते हैं उनके फ़ोन पे, जो कि उनके डाइनिंग रूम के बीच पर रखा हुआ था। वो जाते हैं, वहाँ से फ़ोन उठाते हैं, सबसे पहले वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं और इस घटना के बारे में वहाँ की जो सबसे पास में पुलिस स्टेशन था उसको संपर्क करके बताते हैं। और एक SHO थे सुरेंद्र शर्मा, जो कि उस समय थाने में थे, उनको इस जो बॉडी मिली है उन लोगों को, इसके बारे में सूचित करते हैं। और जो उनके प्रियदर्शनी के फादर थे शाम को 7:30 बजे घर पे आए और उनकी मदर भी उनसे कुछ ही समय पहले अपने घर में आई हुई थी। फिर पुलिस वाले जो बाहर खड़े थे वो इन्फॉर्म करते हैं कि आपकी बेटी के साथ दुष्कर्म और उसका मर्डर किया गया, उसकी हत्या कर दी गई है। और इसी के साथ शुरू होता है एक बहुत ही दर्दनाक
और एक बहुत लंबा जस्टिस का सफ़र जो कि 14 ईयर्स यानी कि 14 साल तक चला था। इसके आगे की कहानी जानने के लिए आप पार्ट 2 देखिए। जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये कहानी हम 2 हिस्सों में बनाएं ताकि आपका भी इंटरेस्ट बने रहे। पहले आज पार्ट 1 देखिए, आपको क्या लगता है या क्या प्रियदर्शनी को जस्टिस मिला होगा, और 14 साल 14 ईयर जैसा लंबा टर्म कैसे लग गया उस लड़की को जस्टिस या जो भी है उसके साथ मिलने में, या क्या हुआ। आगे कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके विचार क्या हैं। क्या आपने भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह के साइकोपैथ देखे हैं जो कि फॉलो करते हैं, या आपके साथ भी कुछ ऐसी कोई घटना घटी है तो प्लीज़ बताइए। आज का एपिसोड यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।